तो इसमें फिजिक्स में क्वांटम तक प्रगति की गई और क्वांटम से आगे भी खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वांटम के बाद में जो इस संसार जो इस सृष्टि बनी हुई है वो किस पार्टिकल से बनी हुई है, जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जो ही सबके मूल में विद्यमान है। लेकिन कुछ लिमिटेशन है, प्रयास भी किए गए, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, पार्टिकल कोलाइडर लगाए गए कि किसी तरीके से उस गॉड पार्टिकल को खोज लिया जाए। लेकिन भौतिक विज्ञान की सीमाएं हैं। अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण पूरा प्राण से हुआ है, क्योंकि क्वांटम के बाद केवल प्राण ही रह जाए। प्राण ही वह तत्व है, अर्ध चैतन्य तत्व, क्वांटम को ही अर्ध चैतन्य तत्व बोलते हैं, प्राण को ही अर्ध चैतन्य तत्व बोलते हैं। वो चेतना के साथ भी जुड़ा हुआ है और जड़ के साथ में भी जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म की शुरुआत ही प्राण से होती है। तो जहां पर भौतिकता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां पर अध्यात्म की सीमाएं चालू होती हैं। लेकिन अध्यात्म भी जो है भौतिकता के अभाव में अधूरा रहता है। आज का युग ऐसा है कि जो साधनाएं पहले बहुत समय में सिद्ध हुआ करती थी, वो आज बहुत जल्दी सिद्ध हो सकती है। क्यों? इसका रीजन है, कारण है, क्योंकि भौतिकवाद, या हम कह सकते हैं इसको, भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। कहते हैं कि जब भी तंत्र के प्रयोग, प्राणिक चिकित्सा की जाए, तंत्र किया जाए, तो लक्ष्य वहां पे स्पष्ट होना चाहिए कि किस पर प्रयोग, कहाँ पर प्राण को फेंका जा रहा है। तंत्र भी एक प्राण विद्या ही है कि प्राण को भेजा कहाँ जा रहा है, और अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो वहां पर प्राण का संधान किया जाता है। प्राण चिकित्सा में गुरुदेव ने लिखा है कि जिस भी रोगी की दूर से दूर बैठे हुए हम प्राण चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर नाखून मिल जाए, अगर उसके शरीर का जो है बाल मिल जाए, शरीर का पहना हुआ वस्त्र मिल जाए, या फिर उसका चित्र मिल जाए, तो इन सब से जब प्राण संधान करते हैं तो वो प्राण जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उस व्यक्ति विशेष तक पहुंच जाता है। इसके अभाव में, अगर ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो, इसके अभाव में प्राण का संधान किया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है प्राणिक हीलिंग को करना, चाहे तंत्र साधना को करना। तंत्र के प्रयोग पूरे के पूरे इसी पर टिके हुए हैं कि वहां जहां पर प्राण को भेजना है वहां का लक्ष्य स्पष्ट हो। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब पैदा होते हैं, मुंडन करने से पहले उनको बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि बाल कट जाए, अगर तंत्र प्रयोगी अगर बाल काट ले बच्चे के, और बाल से तंत्र प्रयोग हो जाता है, बच्चे के नाखूनों से तंत्र प्रयोग हो जाता है, उस पर बच्चे के कपड़े से तंत्र प्रयोग हो जाता है। तो ये उसकी, क्योंकि मनोभूमि बड़ी ही कोमल होती है, और तंत्र के प्रयोग जो है कोमल मनोभूमि वाले व्यक्ति पे बहुत जल्दी होते हैं, और लक्ष्य मिल जाता है, एक वेधन का लक्ष्य मिल जाता है। अध्यात्म साधना भी बिल्कुल ऐसे ही इसी सिद्धांत पे चलती है। अगर प्राण को वेधन का लक्ष्य मिल जाए, अगर हमें विजुलाइज हो जाए कि इस प्राण को भेजना कहाँ पे है, तो ये जो है बड़ा ही सुलभ हो जाता है ध्यान में बैठ के अपनी उपत्तिकाओं, चक्रों और भ्रमरों को जागृत करना, अपनी पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करना, और उसको उस स्टेज पे ले जाना जहां पर जो है आत्मिक साधना फिर द्रुत गति से चलने लगती है। तो ये जो अन्नमय कोश की जो साधना है, ये गुरुदेव ने लिखा कि अन्नमय कोश की साधना जो है, इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है, इसकी गवर्निंग, जहां से स्थूल में अगर हम देखना चाहें, अन्नमय कोश की गवर्निंग बॉडी है, वो है इसके जीन्स और हार्मोनल सिस्टम। और इसका मेडिकल साइंस के पास मुझे नहीं लगता शायद अभी तक कोई इसका प्रॉपर समाधान है कि कहीं जीन्स में या हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए तो उसको, तंत्र को कैसे ठीक किया जा सके। ना ही अभी तक ये जानने में समर्थ हो पाए कि कौन सी अज्ञात शक्ति जो है इनको नियंत्रित करती है।
लेकिन आज भौतिक विज्ञान की प्रगति के कारण व्यक्ति जो है इस शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसे सेल बोला जाता है, सेल के अंदर को भी विजुलाइज कर सकता है, अपने सेल को, सेल के अंदर के क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम के अंदर के जीन्स को, जीन्स के अंदर के डीएनए को, डीएनए तक पहुंच सकता है वो, बिल्कुल विजुलाइज कर सकता है, क्योंकि उसे उसका स्ट्रक्चर मालूम है कैसा है। भौतिक विज्ञान ने बिल्कुल क्लियर फिगर बना दिया। तो जब भी हम लोग ध्यान इत्यादि के प्रयोग करते हैं, प्राणायाम के प्रयोग करते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक यूनिट तक अपने डीएनए को चमकीला बना सकते हैं। और जानते हैं कि इसमें जो है ये अभी दीदी बताएंगे, म्यूटेशन टर्म होती है इसमें, म्यूटेशन, इसमें जीन्स जीन्स म्यूटेशन होता है। अगर किसी जीन्स में अगर कुछ चेंज करना तो उसे म्यूटेट कर दिया जाता है परमानेंटली, उसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर उसमें चेंज कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल जीन्स का म्यूटेशन हम प्राण के संधान से कर सकते हैं। ध्यान में बैठकर हम अपनी इडा पिंगला नाड़ियों से प्राण का प्रवाह हम उस अपनी पूरी बॉडी में होते हुए, ऑर्गन में होते हुए उस सेल तक पहुंचा सकते हैं, उस टिश्यू तक, उस सेल तक पहुंचा सकते हैं जहां पर उसकी बेसिक यूनिट है। और फिर उसके अंदर भी हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसका जहां उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो है उसका जीन्स और फिर डीएनए है। वहां तक जाके हम अपनी शक्ति को वहां तक पहुंचाते हैं, और बिल्कुल अंदर से बिल्कुल एकदम प्यूरिफाई होने लगता है। गुरुदेव ध्यान में एक बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, कण कण में प्रज्ञा। कण कण में प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा बुद्धि तो वह बुद्धि है जो मस्तिष्क को एक 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 जो है एक गति प्रदान करती है, एक दिशा प्रदान करती है, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, प्रज्ञा बुद्धि। लेकिन फिर कण कण में प्रज्ञा का क्या मतलब है? गुरुदेव ये बोलते हैं कण कण में प्रज्ञा, रोम रोम में प्रज्ञा। तो इसका क्या मतलब हो? इसका बिल्कुल मतलब है, और बड़ा ही वैज्ञानिक गुरुदेव ने ये समाधान दिया कि कण कण में और रोम रोम का मतलब ये है, हमारे कण कण में, रोम रोम में जो हमारे बॉडी सेल हैं उनका भी एक मस्तिष्क है। और अगर वो मस्तिष्क अगर उनका गड़बड़ा जाएगा तो पूरे शरीर में फिर वो रोग जो है टिश्यू में, ऑर्गन में, फिर वो शरीर में पूरा दिखाई देने लगे। तो वहां से हम पूरा प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। और ये अन्नमय कोश की साधना बिल्कुल वहां तक जाके जो है ये ठीक करती है। तपश्चर्या के द्वारा जो चुंबक बनता है, जो चुंबकीय शक्ति बनती है, विद्युत शक्ति बनती है, जैव विद्युत बनता है, जैव चुंबक बनता है, और जो रेडिएशंस पैदा होती हैं बिल्कुल वहां तक भेजी जाती हैं, बिल्कुल एकदम डीएनए तक भेजी जाती हैं। वहां से उसका केमिकल कंपोजिशन जो है बदल दिया जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हुए हैं, वाल्मीकि जैसे लोग हुए हैं, रत्नाकर डाकू थे, वाल्मीकि बन गए, पूरा का पूरा उनका जीवनचर्या ही बदल गई, पूरा पूरा व्यक्तित्व बदल गया। हमारे यहाँ बहुत सारे जो है इस तरीके से अंगुली माल जैसा डाकू जो है बिल्कुल बौद्ध भिक्षु बन गया। तो ये केवल उसी का प्रभाव था कि किस तरीके से अपने आचार विचार और आध्यात्मिक साधनाओं से बिल्कुल अपना इंटरनल का परिवर्तन कर लिया। तो आज हम ये पूरा विजुलाइज करके, आज दीदी हमें पूरा बताएंगे अंदर तक कि बिल्कुल हमारा अंदर तक क्या चीज होती, कैसे होती, कैसे हम ध्यान में बैठ के उसको विजुलाइज करें, प्राणायाम में बैठ के विजुलाइज करें, और अपने डीएनए को, अपनी अपनी जो है सेल को, अपने सेल के ब्रेन को कैसे चमकीला बनाए। क्योंकि ये सेल में अगर प्रज्ञा बुद्धि नहीं होगी, अगर उसका न्यूक्लियस गड़बड़ा जाएगा तो फिर वो कैंसर भी पैदा कर सकता है। तो अपनी प्रोग्रामिंग से, जो डीएनए उसकी प्रोग्रामिंग, अपनी प्रोग्रामिंग से फिर जो है वो हट जाएगा और वो प्रोग्राम करेगा जो उसको आचरण नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तो दीदी को हम लोग जो है इसमें प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दीदी आए और इसमें हमें जो है इसके बारे में परिचय दें दीदी। और जी दीदी। जी सभी को मेरा प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, बाकी और जितने भी साधक लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। तो एक्चुअली मैं वीडियो नहीं ऑन करूंगी, मैं सिर्फ मेरा ऑडियो ऑन रहेगा और मैं स्लाइड शेयर करती रहूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप स्लाइड जी शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। तो गायत्री मंत्र तो भैया बोल चुके हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले अन्नमय कोश, जैसे ब्रीफली भैया ने बता ही दिया कि अन्नमय कोश में क्या होता है कि हम जो भी मतलब वो तपश्चर्या उपवास जो भी करते हैं वो सब एट द एंड ऑफ द डे हमारे जेनेटिक सेटअप को अफेक्ट करता है। तो पहले मैं वैज्ञानिक पक्ष से शुरू करती हूँ कि कैसे सेल बना होता है,
फिर उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे होता है, वो उस तरफ से जाती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बाद में बात करें, ठीक है। अ, जी दीदी, आप अपनी स्लाइड को शेयर कर दीजिए, हाँ तो हाँ इसमें हाँ, मैं एक इसको सेकंड। स्पॉटलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक बेसिक, ये दिख रहा है आप लोगों को भैया, दिख रही है स्लाइड? हाँ, स्लाइड दिख रही दीदी, मैं इसमें इसको जो है, हाँ, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये, है ये ना? इसमें इसमें देख छोटा लीजिए। दिखाई दे रहा है हम लोगों को थोड़ा सा ये। अच्छा, अब ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ये। अब हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक हाँ, है, ठीक है, अब बताओ। इसमें देखिए, इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जब देखेंगे हम, दीदी, इसमें आप थोड़ा सा अपना वीडियो एक बार ऑन कीजिए, तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं पहले इसमें, तो फिर वो उसमें वही आएगा कि फिर स्पॉटलाइट, आप ऑफ कर सकते हैं वीडियो। एक सेकंड, एक सेकंड। स्पॉटलाइट का मतलब, अच्छा वीडियो ऑन कर देते हैं पहले। हाँ, आप बोलिए, आप क्या हाँ, बोल रहे हैं? 1 मिनट में स्पॉटलाइट कर दिया आपके वीडियो। ठीक अब हो गया? हो गया दीदी, हो गया। अब आप स्टॉप। आकर, जी, अब ये करते अच्छा, रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक। हाँ, ये देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। इसमें जब आप देखेंगे तो हमें सिर्फ हम ये इस यूनिट से भी कंसिडर्ड है। जैसे ये देखेंगे तो एक सेकंड, ये आपका न्यूक्लियस है ना? ये जो है आपका न्यूक्लियस, यही हमारा जो अन्नमय कोश में, मतलब ये बाकी जितने पार्ट्स है हमें उतना अन्नमय कोश में मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो है इस न्यूक्लियस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही होता है जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जीन्स होते हैं, सब कुछ इसी में रखता है। और हम इसी को जब हम सही कर लेंगे, हमें इसी इसी के जो कैसे जो प्रोटीन्स बनते हैं और क्या-क्या ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरीके से होता है, हम आज इसी 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 पार्ट को मेनली देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ये एक देख लीजिए, ये एक जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स। इनको राइबोसोम्स कहते हैं, क्योंकि ये जो भी यहाँ से मैसेज आता है, जो भी मैसेज बना है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जीन बनते हैं, वो सब बनते हैं, वो राइबोसोम्स ही एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है? तो ये दो स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी स्ट्रक्चर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हम सिर्फ इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ये। उसके बाद ये देखिए, ये एक ज्यादा बेटर पिक्चर है ना? ये है इसमें, ये देख रहे हैं आप? ये उसी चीज को मैं और थोड़ा सा, जैसे वो मैंने दिखाया था इन सर्कल कर करके कि वो न्यूक्लियस था, है ना? तो उस न्यूक्लियस में ये एक और चीज आ गई है। ये उसी जो न्यूक्लियस है उसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आप देखिए। न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है। यहीं पे जो न्यूक्लियस होता है, इसी में सबसे ज्यादा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। तो ये चीज एक बार हो गई, मतलब वो जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था न्यूक्लियस, उसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके इसमें दिखा रही। और स्टॉप शेयर क्यों नहीं हो रहा? ये दो हो गया, ठीक है। फिर ये चीज देखिए, ये न्यूक्लियस है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए थोड़ा और इसको मैं, जैसे मैंने दिखाया था, ये इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे, ये फिर से थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ, है ना? पता नहीं, ये एक और सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस है।
और ये न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम से सेल मेम्ब्रेन है, ये सब, ये एक और दिखा दे रही हूँ, ये एक और पिक्चर है सेल का। ठीक है, तो अब सेल का तो काफी हो गया है पिक्चर, और दिखाती हूँ। हाँ, सेल के लिए इतना ही काफी है। अब हमें ये देखना है, एक ये इम्पोर्टेंट जो चीज हमारी होती है न्यूक्लियस में, ये हमें मेनली क्या कंसर्न्ड है, हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है, जैसे देखिए ये एक ये प्रोसेस आप देखिए, जैसे ये होता है, ये आप डीएनए एपिजेनेटिक्स इसी कहते हैं, कि जैसे क्या होता है कि जो हमारे जो जीन्स होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर ये जीनोम्स होते हैं, उसमें करीब करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो इसमें जो ये जीन्स होते हैं, यही जो है कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनते हैं, और यही जो फिर बना के आपके जो जीन एक्सप्रेशन जब होता है, जैसे जो जो प्रोटीन होता है, और यही हमारे फिर एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हमारे बॉडी को हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, कि जैसे जीन्स में जीन्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ये प्रोटीन बनना चाहिए, वो जो प्रोटीन बनता है, फिर मैंने बताया था जैसे न्यूक्लियस में जीन्स होता है, फिर वो जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब हो जाता है, प्रोटीन्स बन जाते हैं हमारे बेसिक, जैसे हमारे बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और एसिड्स, ये सब, तो उसमें प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज प्रोटीन जो है हर चीज में इन्वॉल्व होता है, आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए भी होता है, क्योंकि जितने भी पूरे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, वो प्रोटीन से ही होते हैं। तो मतलब उसमें जितने भी रिएक्शंस, उसमें प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए, क्योंकि हमारे एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी बहुत ही डायनेमिक, हमारी बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है, ये स्टैटिक फंक्शन में नहीं। जैसे बाबूजी बताते हैं कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ, मतलब हमेशा करोड़ों सेल मरते हैं, करोड़ों सेल बन रहे होते हैं। तो उस समय क्या होता है, तो ये डायनेमिक बॉडी, हमारी बॉडी स्टैटिक नहीं, बहुत ही डायनेमिक हमारी बॉडी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब डायनेमिक बॉडी की वजह से क्या होता है कि जो, तो ये पूरे टाइम जो है, जो न्यूक्लियस हमारे जो ये जो, तो उसमें क्या होता है कि तो ये जब डायनेमिक बॉडी है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी कोई भी प्रोसेस, उसकी एक एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो ही प्रोटीन जो होता है हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कन्वर्ट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे, अब वो प्रोटीन से होता है, वो प्रोटीन के जो कैसे कंट्रोल होता है, वो जीन से कंट्रोल होता है। तो अगर हम जीन्स को किसी तरीके से, जिस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, तो आप देखिए जैसे कोई भी चीज है, रूट, जैसे कोई भी डिजीज होता है, तो उसके हम रूट पे जाते हैं। जैसे आज देखिए, अभी आजकल कोरोना एपिडेमिक है, तो हो गया, तो क्या कर रहे हैं हम, प्लाज्मा थेरेपी ला रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम जो उसका रूट कॉज है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जितने भी सेल है, अब एक एक सेल को जा करके, अब जो बन गया है पूरे बॉडी में होके, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं कि आप एक एक सेल की जीन्स, अगर आप जीन्स को करते हैं, सही कर देते, तो एक जगह आपने बस एक सेल के जीन्स को सही किया, तो वो जो जीन है वो धीरे धीरे उसको सही कर देंगे, तो पूरी बॉडी को धीरे धीरे सही कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो उसकी जो मेन जो बेसिक जो चीज है, उसको ही अगर उसमें जो मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो वो सही प्रोडक्ट बनाने लगेगा, और वो जो है फिर पूरी बॉडी, फिर बॉडी को सही चीजें देने लगेगा, प्रोटीन सही देने लगेगा। जो भी होता है यही चीज, इसी को हम एपिजेनेटिक्स, ये एक बहुत ही न्यूली इन्वॉल्विंग साइंस है एपिजेनेटिक्स। जो एपिजेनेटिक्स है कि हाउ डज फूड अफेक्ट आवर जीन, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉट जस्ट, मतलब बहुत सारे फूड नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स नहीं, सॉरी, मतलब सिर्फ फूड नहीं, जैसे लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसा है, और लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और ये और खान खान पिए खान पान, और इनफैक्ट ये सब जो मैटर करता है ना, है आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करना।
ये इस तरीके से हुआ कि कैसे जीन एक्सप्रेशन, ये तो हम, ये हमारा जो ये जो साइंस है एपिजेनेटिक्स, ये नई साइंस है, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें रिसर्च की जरूरत है एपिजेनेटिक्स में, क्योंकि जैसे डीएनए मिथाइलेशन होता, सॉरी, तो यही होता है। लेकिन हम अन्नमय कोश में क्या कर रहे हैं, हम हम ऐसा जो हम ऐसा फूड लेंगे, हम ऐसा प्राणायाम करेंगे, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे कि हम, जैसे बाबूजी बताते हैं कि हम उस जीन प्रक्रिया को खुद से चेंज कर देंगे, दूसरों के बाहर की चीजों से अफेक्ट नहीं होना है, हम वही चीज लेंगे जिससे हमारे जीन्स को अफेक्ट हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब एक ये जो प्रोसेस मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये प्रोसेस देख लीजिए। जैसे मैंने न्यूक्लियस बताया था, न्यूक्लियस में मैंने आपको पहले भी बताया, सेल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन फॉर्मेशन में, वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है वो हाँ, जैसे डीएनए हमारा जो है जेनेटिक सेटअप होता है ना, और ये जो है डीएनए जो होता है, ये आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है ना, और फिर जो है यही आरएनए जो है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये पिक्चर में देखिए, ये डीएनए है, डीएनए की जगह फिर ये डीएनए जो है, ये यहाँ से इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ये जो डीएनए होते हैं, इसको एक मैसेज बनाना होता है, एक टेम्पलेट बनाना होता है, क्योंकि आपको मेनली ये प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि ये प्रोटीन जो है पूरी बॉडी को अफेक्ट करने वाला है ना। यही प्रोटीन जो है, मैंने आपको बताया जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं सब कुछ होता है यहाँ पे। तो अब ये प्रोटीन जो बन गया है, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पे सारा इफेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे हम चेंजेस लाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पे, जैसे वो फूड लाइफस्टाइल या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे चेंजेस लाया, तो वो जो चेंज हुआ तो ये बता देता है कि हाँ भाई, ये चीज हमको यहाँ भेजनी है, ट्रांसक्राइब करनी है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो जीन्स होते हैं उनमें से हमें बता देता है कि हमें ये चीज लानी है, यहाँ पे ट्रांसक्राइब करनी है। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक बेस पेयर बन गया कि हाँ, जैसे पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब होता है अमाइनो, मतलब प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। इनकी बेसिक जो यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड्स होती है, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बन के तब प्रोटीन बनाते हैं। और यही जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन तो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस तरीके से किस सीक्वेंस में लगेगा, तो कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। देन ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो हमारे ये दो प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो हमारे जो न्यूक्लियस होता है, दीदी आपकी आवाज चली गई है, श्वेता दीदी, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। कुछ हो सकता है नेटवर्क बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो। जी श्वेता दीदी।
शायद कुछ नेटवर्क इशू है इस वजह से। श्वेता दीदी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। वो बीच में जी, मेरा थोड़ा-सा बीच में वो नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना स्लाइड को शेयर कर दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये वो वाला हो गया ना? अ, ये हो गया, ये एक ये मैंने पहले ये स्लाइड आपको दिखा चुकी हूँ ये, है ना? जी ये आपको बता चुकी हूँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जी दीदी। ठीक है? दूसरा हाँ, हाँ, एक और करें शेयर में। हाँ, हाँ। ये हुआ? ये एक और पिक्चर देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन देखिए, देख रहे हैं आप? ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्योंकि ये डीएनए जो है आपके न्यूक्लियस, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, ये डीएनए है ना? ये जो है ट्रांसक्राइब करके ये आरएनए बनाता है ना? इस तरीके से कि आरएनए मतलब ये, इससे पता चल गया कि ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये बेस पेयर्स होते हैं, ये सब होते हैं। इससे क्या होता है कि जब ये इसको खोल दिया जाता है, ये जो है अनवाइंड कर दिया जाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये बेस पेयर्स जो पेयर्ड होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। फिर इसमें पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारे पास जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बनने वाला था, जो ट्रांसलेशन में होने वाला था, वो जो यहाँ पे जो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से कैसे ट्रांसक्रिप्शन होना है और कैसे ट्रांसलेशन, ठीक है? और अरे यहाँ पे, हाँ भैया नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब बात। शेयर नहीं हो पा रहा है दीदी? नहीं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ओके। ओके, क्या हाँ, एरर आ ये रही है? हुआ। जी हाँ, नहीं अब आ गया। जी जी, ओके। डीएनए मिथाइलेशन हो गया, ये हो गया। ये एक और चीज देख लीजिए आप। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा डीएनए डैमेज जो होता है, कैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन, कैसे इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। यही रीजन है कि जैसे जो ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज वगैरह कैसे हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, यहीं पे जो डैमेज हो जाता है, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये छोड़िए इसको, ये छोड़िए, गलत स्लाइड आ गई। हाँ, ये देख रहे हैं, यही हम इसी चीज को हम लोग कैसे अफेक्ट करते हैं। ये जो मैंने अभी तक पूरी स्लाइड टोटल आप देख सकते हैं कि ये आपके जो सेल होता है, ये
आपका सेल होता है, ये सेल जो है क्रोमोसोम्स में, जो आपको मैंने बताया न्यूक्लियस होता है, इसमें जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें डीएनए किस तरीके से जीन्स होते हैं और ये कैसे डीएनए बनता है, ये तो ये जो म्यूटेशन जो होता है ना, यहीं पे होता है। जो बता रहे थे भैया, ये डीएनए में जो होता है, यहीं पे म्यूटेशन, टेम्परेचर, रेडिएशन, ये सब जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे आप देखते होंगे कि एक एग्जांपल, जो रेड इंडियंस का एग्जांपल्स देखते हो, हेलो, मेरी आवाज जी सुनाई जी, दे रही है सब? आवाज सुनाई दे रही दीदी। हाँ, ये बीच बीच में पता नहीं नेटवर्क क्यों चला जा रहा है। जी जी, या किसी हाँ, और से वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर दिक्कत आए ज्यादा तो। किसी मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं उसे। नहीं ठीक है, मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है ठीक। हाँ, ये देख, फैक्टर्स होते हैं, फूड, ड्रग, ये सब जो होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जो इंडियंस माइग्रेट कर जाते हैं फॉरेन वगैरह में, ये सब में, तो आप देखेंगे एक समय बाद, जैसे मान लीजिए आप, उनके जो बच्चे होते हैं और वो होते हैं, उनका क्या होता है कि आप देखिए, दैट इज द रीजन, क्योंकि वो वहां पे जाते हैं कि उनके पूरे रेडिएशन, उनके जो एनवायरनमेंट होता है वो सब चेंज करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सब जो है एनवायरनमेंट जो है, ये सब उसको अफेक्ट करता है, उसकी बॉडी। वो क्या होता है कि एक समय के बाद धीरे धीरे, जैसे होता है जिस तरीके की जगह रहते हैं, वो जा करके वो एक समय के बाद वो जीन्स को अफेक्ट करता है। वो जीन्स जो है धीरे धीरे एक समय के बाद, जैसे मैंने बताया कि जो पेरेंट्स चाहते हैं उनमें उतने चेंजेस नहीं आएंगे जितना बच्चों में, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत समय से वहां रह रहे होते हैं, तो उनके जीन्स में वही इन्वायरमेंट और वो सब लेकर के, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। तो ये डायनेमिक प्रोसेस एक समय के बाद, जो आपके इतने सालों से जो सेल्स का जो टर्न ओवर होता है, ये सब होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि टर्नओवर होता है कि वो जो एक समय के बाद वो प्रोटीन्स जो होते हैं, ये सब होते हैं, वो पूरी बॉडी की जेनेटिक मेकअप उसको बदल देते हैं। यही रीजन होता है कि हमारी जितने भी डिजीज प्रोसेस होते हैं, जैसे आयोनाइजिंग, जो कोल माइन वर्कर्स होते हैं, हम कोई भी जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसके हिस्ट्री जरूर पूछते हैं, जैसे स्पेशली जो गरीब पेशेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हमें देखना होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो हमें पता है लंग डिजीज में ज्यादा होगा, है ना। तो अब हम, जैसे अब हमारी जो मेडिकल साइंस है, लंग डिजीज क्या करता है कि हमारे मेडिकल साइंस में क्या है, लंग डिजीज हो गया तो अब डिपेंड्स कि अगर जैसे एस्थमा है, एस्थमा तो है उसको, तो हम कुछ, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसको कुछ नहीं दिया कि हमने अब एक स्प्रे दे दिया न, अगर स्प्रे है तो थोड़ा सा ज्यादा धनी है, तो मतलब अफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास है, तो फिर उसको हम स्प्रे दे देते हैं, मेडिकेशन दे देते हैं, भेज देते हैं। पर जो लोअर मिडिल क्लास है, जो स्प्रे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको क्या करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल बेस पे नेबुलाइजर दे देते हैं, और फिर बोल देते हैं कि उसको बता देते हैं कि हाँ भाई ये दवाई आप ये लेके आ जाएंगे, 10-20 रुपए की, इसको लेके आइए, हम आपको जब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम आइए, हम आपको, ये मशीन हमारे पास रहेगा, इसका पैसा हम बचा देंगे, और हम आपको टाइम टाइम पे अस्थमा पे नेबुलाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोअर मिडिल क्लास के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि चलिए ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास है वो तो लेकिन ऐसा होता है कि मान लीजिए जब कई ऐसे पेशेंट आए, जैसे क्या होता है कि स्पेशली बुढ़ापे में क्या हो जाता है कि जो मान लीजिए जब से एक बहुत ही गरीब पेशेंट है ना, अब प्रॉब्लम क्या होता है, उसके जो रिलेटिव्स है वही आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब क्या होगा,
कि वो ऑटो का खर्चा नहीं करवाना चाहता, ये नहीं करवाना चाहता, इसकी वजह से। तो फिर वो क्या होता है कि हम यही सब चीजें जो होता है उनको हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे, अगर वो कैसे हम घर में रह करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, ये सब करते हैं, कैसे वो अफेक्ट करेगा हमारे, कैसे हम अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आ, ये करना पड़ेगा। तो हम जैसे हम पंचकोश में हम कर रहे हैं कि हम किस तरीके का उपवास करें, आसन प्राणायाम करें, तो हमारे जो है वो जीन की प्रक्रिया को वो चेंज करे। ठीक है, यही चीज हम एपिजेनेटिक्स में देखते हैं। फिर उसके बाद एक चीज ये हुआ, हम्म, ये एक और प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स है, ये न्यूक्लियो, ये छोड़िए, सबसे मैंने बताया था कि कैसे जीन की प्रक्रिया को चेंज करते हैं। तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट, ये है वो डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। यही दो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें हम ये दो, ये जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, ये यही दो प्रोसेस जो हैं जो हमारे जीन को चेंज करते हैं, यही दो प्रोसेस को हम अफेक्ट कर देते हैं अगर, तो जो है वो पूरी चीजें को चेंज करता है धीरे धीरे। कि कैसे डीएनए को चेंज करेंगे, हिस्टोन को कैसे चेंज करेंगे, यही हमारे जो है फिर यहीं पे हमारे जितने भी चेंजेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फूड, ड्रग, जो ड्रग्स लेते हैं आप, दवाई लेते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे हेल्प करते हैं, यही दो प्रोसेस को चेंज करते हैं। और फिर यही यहाँ से जो चेंज होता है वो पूरे बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में जो होता है। तो ये कैंसर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है। कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई स्टेप आता है वो डीएनए मिथाइलेशन होता है। ये हुआ ये डीएनए मिथाइलेशन। हाँ, ये डीएनए मिथाइलेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही अगर बहुत ज्यादा, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका डीएनए का बेस पेयर्स है। ये जिनको जानना हो, ATGC क्या होता है, आर्टिनाइन थाइमाइन ग्वानिन साइटोसिन, ये सब होता है। यही जो है मैंने आपको बताया, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, आप ये जो डबल, इसको रुकिए थोड़ा जूम करके बताइए, ये देखिए अडेनाइन, ये AT का मतलब एडेनाइन थाइमाइन, GC ग्वानिन साइटोसिन, यही सब जो है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ATCG, ये जो आपका डीएनए हेलिक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं कलर्स देखिए, हाँ, ये कि येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, यही जो चीज है। ये AT, यहाँ पे ये A हुआ, ये T हुआ, ये C हुआ, ये G हुआ। ये क्या होते हैं, ये बेस पेयर्स होते हैं। ये बेस पेयर्स यहीं पे जो है, मैंने बताया था कि यहाँ से यहीं पे जो है, अगर ये हाइपर मिथाइलेटेड होते, यही चीज जब बहुत ज्यादा, ये मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप होता है, यही जब हाइपर मिथाइलेटेड हो जाते हैं डीएनए से, तो क्या होता है कि हमारे जो है कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि एक्टिवली प्रोड्यूस होने लगते हैं सेल। तो इंस्टेंट कैंसर को मेनली क्या होता है कि जब बिना किसी, हमारे, मैंने बताया कि बॉडी पूरा डायनेमिक प्रोसेस तो है, सेल्स टर्नओवर हो रहे हैं, मर रहे हैं, पर अनकंट्रोल्ड रूप में हो जाती है और बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हो जाती है। हमारी बॉडी एक मैंने बताया था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ बॉडी जो हमारे जो सेल्स हैं वो बन रहे हैं, इक्विलिब्रियम जब हट जाता है तो वो कैंसर बन जाता है। उसमें क्या,
हेलो, हेलो। दीदी जी, हाँ, मैं आवाज। सुनाई दे रहा है, मैं मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है। जी सुनाई दे रही हाँ, दीदी। दरअसल पता नहीं क्या भैया बार-बार इसमें शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम रहता है, क्या रहता है हाँ, कि इसमें ठीक। ये होता होगा ना कि आपके मोबाइल फोन और ये क्योंकि मोबाइल फोन पे भी थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो वो नेटवर्क प्रोसेसिंग और ये मोबाइल फोन की प्रोसेसिंग में जो है, तो कभी कभी ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है, दो दो हैवी प्रोसेस चल रही हैं तो तो इस क्या कर वजह से सकते हो, वो दे सकते हैं नहीं, क्या? ये कर सकते हैं कि अगर आप जो है ये कर दें, अगर दूसरी डिवाइस से अगर वाईफाई ऑन कर हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई पे कनेक्ट कर लें, तो फिर जो है इसको इतना लोड नहीं पड़ेगा इस पर। नहीं तो दूसरा डिवाइस तो मम्मी का है, वो भी ऑनलाइन ही है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दीदी, तो आप चलते रहिए, हमें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर कहीं हाँ, पे भी कोई मुझे दिक्कत होगी। हाँ, तो ये चीज़ हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये देख ले लिया मैंने। क्या करूं, डू नॉट शो। ये देखिए, ये हाँ हाँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, यही चीज जो है अ, उम, हाँ, ये मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया था कि जो कैंसर सेल्स है वो यहीं पे अफेक्ट करते हैं मिथाइलेशन को। यही जो है मिथाइलेशन प्रोसेस से होता है, फिर ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, और ये जो है इससे क्या होता है कि पूरा आपका जो कैंसर सेल ये इम्पोर्टेंट है। अब यही यही जो है एपिजेनेटिक्स में आजकल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज हमारे जो रिसर्च का वो है कैंसर सेल्स। तो यहीं पे कैंसर का क्या है कि हमारे जो मेडिकल है इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोई भी चीज है कैंसर सेल्स है, हम या तो वो करेंगे कि उस कैंसर सेल को हम रेडिएशन से या तो किल करने की कोशिश करेंगे, या मैंने जैसे बताया कि कैंसर सेल्स में क्या होता है कि आपका ओवर एक्टिविटी हो जाता है, जो जीन्स जितना एक्सप्रेस होते हैं। कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी पे ऐसे वो सेल्स को ज्यादा रेप्लिकेट ना होने दे, बढ़ने ना दे, है ना। तो यही चीज जो है वो होती है, यही चीज दिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, यही चीज जो है हम अफेक्ट करते हैं एपिजेनेटिक्स में, कि कैसे जो है वो कैंसर सेल्स ना बढ़े। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन या जो भी हम करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें वो नहीं करना है। जो हमारा क्या बताओ, हाँ, जो हमारी जो सेल्स हैं उसकी ग्रोथ को रोकना है हमें। क्योंकि इसलिए ग्रोथ को रोकना है क्योंकि जब कैसे समझाऊं मैं, जैसे क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि जब यही जब डीएनए जो है ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो वो जो है सेल्स ज्यादा एक्सप्रेस होने लगते हैं, है ना। लेकिन हम अगर हम ऐसे कीमोथेरेपी देते हैं, हम ऐसे ड्रग्स देते हैं कि वो सेल का डिवीजन ना हो पाए, है ना। और फिर क्या हो जाता है, एक्सेसिव अबनॉर्मल एक्सेसिव जो सेल का प्रोडक्शन होता है, वो जो होता है वो बंद हो जाता है। तो ये मेडिकल साइंस करता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो जीन को ही बदल दे, कि हम उस जीन को ही ऐसा बोल दें कि हाँ भाई आप ऐसे सेल, आप फालतू की जो ये मैंने आपको बताया था डीएनए में जो मिथाइलेशन प्रोसेस है वो होने ही ना दे, है ना। वो अगर आप वहीं रोक देंगे तो आपका पूरा जो है कैंसर का तो ये जो चीज है ये अन्नमय कोश और प्राणमय कोश से पता चलती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हमारे डाइटरी फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम जिस जिस तरीके का प्रोटीन्स लेते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारे कैसे बाहर की चीजें जो हम लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में कैसे मिथाइलेशन होगा, क्या होगा। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप लेमन्स होता है, ब्रोकली होता है, ये सब अगर आप लेते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं।
ये हो गया। ये एक और देखिए, ये स्लाइड देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 स्टेप होते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 स्टेप होते हैं, एक मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हम यही चीज पे हम अफेक्ट करते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन कहते हैं, ये हिस्टोन क्या होती है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। यही इसी के अराउंड जो है वो डीएनए आपका, जो मैंने आपको ऐसे बताया था, ये हिस्टोन, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। इसी के अराउंड जो है हमारा डीएनए बनता है। ये मैंने आपको दिखाया होगा। तो यही जो है, यही जो टाइटली पैक्ड हिस्टोन होते हैं, ये जो है इसको हम मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी हमारे डीएनए को मॉडिफाई करता है। तो यही 2 चीजें हमें देखना है कि तो इसमें ये एक चीज होगा। यहाँ पे भी हम अगर मॉडिफाई करते हैं जो बेस, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे डीएनए है आपका कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम एक सेकंड, हाँ, जैसे ये हुआ, ये आपका डीएनए। ये इस तरीके से, हाँ, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये डीएनए है ना, ये डीएनए मैंने आपको बताया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जो इसमें जो होता है यहाँ पे, एक तो मैंने बताया था डीएनए मिथाइलेशन। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स जो ऐड कर देते हैं ये सब। तो ये चीज जो है कैंसर सेल को करने के लिए होता है। दूसरा हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये बेसिक प्रोटीन्स कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे छोटे इस तरीके से हिस्टोन्स होते हैं, इस तरीके से होता है। ये जो प्रोटीन्स होता है इसमें, और इसी के अराउंड जो है पूरे में हिस्टोन्स होते हैं। और यही इसको भी अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो इसमें हिस्टोन में क्या होता है, असिटाइलेशन होता है। वो दो अलग प्रोसेस हो जाता है। जैसे डीएनए में मिथाइलेशन होगा, उसी तरह से यहाँ पे असिटाइलेशन होता है। और एक असिटाइलेशन होता है, और इसमें मिथाइलेशन मुझे याद नहीं, इसमें असिटाइलेशन होता है। तो ये चीज को हम अगर अफेक्ट, इसको भी हम अफेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे जो है, फिर मैंने जैसे बताया कि एक तो आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो भी, फिर ये पूरे डीएफ, ये भी जीन को, पूरी प्रक्रिया को बदलता है। तो यही यहीं पे हमारा जो है, जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन, यही तो चीज होती है, वो अफेक्ट करती है हमारे पूरे अन्नमय कोश। ये देखिए मैंने आपको पहले, जैसे मैंने जो स्लाइड में दिखाया वो देख रहे हैं आप, कि इस तरीके से है। ये डीएनए मिथाइलेशन हो गया, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो गया। यही 2 चीज हमारी जो है वो होती है। जो हमारे, जो मैंने जो पूरा जो अभी हमारी स्लाइड हो एपिजेनेटिक्स में, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन, यही 2 चीज में हमारी जो होती है। और फिर फाइनली आप जब दिस माइक्रो और ये जो है हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन जैसे होता है कि जो प्रोटीन्स बनाने हैं वो, तो इस तरीके से। अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये हिस्टोन और जीन्स के, जैसे जीन का एक्सट्रीम जो है कुछ जैसे क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, फिर हमें बताना होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस करना होता है, कौन सा रिप्रेस करना होता है। तो यही पे इम्पोर्टेंट होता है, जो हम कहते हैं ना कि यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या कहते हैं उसको, जो हमारा ये जो प्रोसेस जो मैंने बताया, हिस्टोन जो मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन, यहीं पे जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इसी 2 चीज को अगर चेंज करते हैं तो हमारा जो है पूरा जेनेटिक सेटअप चेंज होता है। ठीक है।
ये एक और फैक्टर है। ये मैं पिक्चर दिखाई। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, जो मैं इतने दिन से बता रही हूँ मिथाइलेशन, कि इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न ऑफ डीएनए मिथाइलेशन कैसे ऑल्टर होता है ये दिखाया गया है। कि जब यही चीज जो जैसे कैसे समझाऊं इसको मैं, जैसे इसमें मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो जैसे कोई भी आपके इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो फीमेल्स होते हैं कि मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है कि मेल होता है कि फीमेल होता है। तो वो जो होता है उसमें भी कई होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कई चीजें होती है कि कई लोग होते हैं जैसे वो एक्सटर्नल अपीयरेंस फीमेल होता है पर इंटरनली एक्चुअली में वो मेल होते हैं। आप जैसे उनके एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वगैरह देखेंगे तो वो मेल होते हैं, पर जो जैसे उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस फीमेल का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज अफेक्ट करता है, इसको अफेक्ट करता है, क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो आपका जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है, वो तो एक्स और वाई जो होता है कि वो अगर वो प्योर है, अगर एक्स एक्स है तो पूरी तरह से फीमेल बन जाता है, एक्स और वाई है तो मेल बन जाता है। पर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि जो सही तरीके से जो बेबी नहीं होता है, मतलब वो जो बेबी जो होगा वो ना ना, जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंजेनाइटल अनोमलीज होती है, ये सब हो जाता है। हाँ, ये भी एक देखिए जो मैंने बताया था हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है कि जैसे हिस्टोन के असिटाइलेशन से, जिसमें मैंने बताया प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अगर हिस्टोन जो प्रोटीन है वो असिटाइलेट हो जाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो ये जो हमारी जीन एक्सप्रेशन वो ओपन टू क्लोज होगा। क्योंकि यहीं पे अगर हम इफेक्ट करते हैं तो क्या हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है कौन से नहीं करना है, ये चीज हो गया। और हाँ, बस इतना ही है। और यही दो चीज जो है बहुत, मैंने आपको ये साइंटिफिक प्रोसीजर बताया है। अब कैसे फूड को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बता सकती हूँ कि कैसे कैसे, क्योंकि क्या होता है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस तरीके का इन्वायरमेंट में रहते हैं, एस्किमोज रहते हैं, ये सब जगह पे रहते हैं, क्या होता है कि ये जो है मतलब ये क्या होता है, बहुत समय के बाद, जैसे मैंने बताया था, हमारी जीन की प्रक्रिया को चेंज करते हैं और हमारे जेनेटिक सेटअप को चेंज करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फूड मैंने बताया। तो इन्वायरमेंट जो एक ऐसी चीज है ना कि बहुत इट टेक्स टाइम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये फूड एक ऐसी चीज है जो बहुत कम समय में आपकी चीज को, आपके जीन को बदलने में, क्योंकि आप देखते होंगे, एक सिंपल सी बात देखते होंगे जीन में कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आप खराब खाना खा लेते हैं किसी दिन, स्पाइसी खाना खा लेते हैं, तो आप देखते होंगे पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका वो जीन को ऐसा सच नहीं अफेक्ट कर रहा है, पर वो जीन को नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन क्या होता है कि उस समय जो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज आज, मतलब बहुत दिनों से आप जैसे आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जितने भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं। क्यों क्या करते हैं?
क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वो जो है वो आपके मसल्स उनको बनानी होती, तो वो क्या करता है, वो बहुत समय के बाद वो प्रोटीन रिच वो सेल्स, उन सेल्स को ऐसा फूड देते रहते हैं, ऐसा हम डिसाइड करते हैं कि वो वैसे ही जीन्स को हम बनाते हैं कि वो ज्यादा प्रोटीन बनाए, प्रोटीनेशियस डाइट लेके, तो हम एक समय के बाद करीब करीब 4 महीने 5 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारी मसल ज्यादा बन जाती हैं। तो ये एक चीज हुई, क्या बता रही थी, हाँ, ये एक चीज हुई कि कैसे फूड हमारे बॉडी को चेंज करता है। दूसरा आप देखते होंगे जैसे जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं ये सब होते हैं, ये जैसे देखा जाता है जितने भी कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं ये सब होते हैं, ये सब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, ये सबसे ज्यादा देखते होंगे ना कि जो colorectal cancer ये सब होता है, ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट के जो हम प्रोटीन्स लेते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लांट के जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत कुछ हमारे बॉडी से मिलते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स से जो प्रोटीन होता है, जैसे आप फिश लेते हैं, जो अच्छी फिश लेते हैं या फिर जो लीन मीट लेते हैं, जो अच्छा अगर लेते हैं, तो वो तो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हम नॉर्मल जगह से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ले लेते हैं ना, नॉन वेज जो लेते हैं, वो क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि उसने क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो नॉनवेज लेते हैं उससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी, क्योंकि उसका क्या जेनेटिक सेटअप रहा होगा, क्या होगा, वो कैसे अफेक्ट करेगा आपको आपको पता नहीं होता है ना। वो मतलब वही जो है लॉन्ग टर्म में जैसे आपको कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर होता है, ये सब होता है। तो ये एक चीज हो गई। ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि ये कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, ये मैंने बता दिया कैंसर के बारे में। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बता ही दिया है मैंने, फूड के बारे में बता ही दिया है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछिए, फिर मैं आपको स्पेसिफिकली उस पार्ट को बता दूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बाबूजी को अनम्यूट कर देता हूँ इसमें। जिन लोग को कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए या चैट में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले जो है प्राथमिकता आप लोगों को है, अगर कुछ पूछना चाहें तो हैंड रेज कर दीजिए। जी, सुमन कुमारी जी का हैंड रेज है। जी दीदी, पूछिए। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर थॉट प्रोसेस, अगर इन्वायरमेंटल सब कुछ सही है, तो फिर रामकृष्ण परमहंस कैंसर पीड़ित क्यों हुए? और इतना जो कैंसर अभी हो रहा है, मेरा दो क्वेश्चन है, इतना जो कैंसर हो रहा है एक्टर एक्ट्रेस को, वो लोग मर रहे हैं, तो उन लोग का क्या रीजन है? कि उन लोग का तो एक्सरसाइज होता है, रेगुलर डाइट होता है, थॉट भी सही ही होता होगा, फिर क्या रीजन है वो लोग इतना जल्दी मरते हैं और ऑलमोस्ट वो लोग कैंसर से ही मरते हैं? तो दो क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, कि रामकृष्ण परमहंस का सब कुछ ठीक था तो उन्हें कैंसर क्यों हुआ? मेन चक्कर है कि मेन चक्कर तो है दीदी, अब उनका जैसे मुझे तो नहीं पता, ये तो चंदन भैया लोगों को ज्यादा पता होगा, बाबूजी अमन भैया को। मुझे जितना नॉलेज है कि रामकृष्ण परमहंस, मैंने ऐसा सुना था कि मतलब उनका आध्यात्मिक कुछ था, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं था। इसलिए क्योंकि रामकृष्ण परमहंस मैंने सुना था कि वो ऐसा करते थे कि जैसे गुरुदेव भी करते थे कि दूसरों का तप जो है, दूसरों के पाप को अपने लिए ले लेते थे वो, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता था कि वो दूसरों की पीड़ा को अपने लिए झेल करके वो कर देते थे, दूसरों की पीड़ा को अपने लिए करके, तो उनके उनको दुख ना हो इसके लिए वो अपने आप को कष्ट देते थे, ऐसा मुझे पता है। पर बाकी क्या है मुझे नहीं पता कि उस समय क्या है। मुझे रामकृष्ण परमहंस के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि चंदन भैया ने उनकी बातें पढ़ी हैं और बाबूजी लोगों ने पढ़ी तो उनको पता होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या बोल रही थी दीदी? हेलो, हेलो, हेलो।
जी हाँ शायद, हाँ शायद दीदी जो है एक मेरी आवाज, मेरी वो जो मैंने बताया हाँ था राम। मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ, म्यूट हो गई थी दीदी। जी सुमन दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा, हाँ जी दीदी, हाँ कुछ दीदी, और मेरा पूछिए। दूसरा क्वेश्चन था कि एक्टर एक्ट्रेस या हाई मतलब बहुत जो हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि लाइफ इम्पोर्टेंट है, योगा प्राणायाम स्टैंडर्ड लिविंग उन लोग का बहुत अच्छा होता है, डाइट सब कुछ अच्छा होता है, इवन उन लोग कैंसर से मरते हैं, कैसे? अच्छा, देखिए, इट डिपेंड्स। जैसे मैंने बताया था, मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अ, मेरे ही कॉलेज के ऑस्थल के सर थे, है ना, दिन रात हॉस्पिटल में काम करते थे। उनको नहीं पता था कि उनको रीनल कार्सिनोमा फाइनल स्टेज था। और जब उनका डायग्नोस, दिन रात हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, और एक दिन अचानक से उतना ब्लीडिंग हुआ, सब कुछ हुआ, और पता चला कि फाइनल स्टेज था, और उनकी डेथ हो गई हमारे ही हॉस्पिटल में, है ना। तो इस तरीके से, तो अब ऐसे अगर कोई पूछेगा कि दिन रात हॉस्पिटल में रहने के बाद, सब कुछ रहने के बाद ही उनकी क्यों डेथ हो गई, तो कैसे बता सकते हो। जहां तक बात है सेलिब्रिटीज को, देखिए कैंसर एक ऐसी चीज है ना दीदी, अब मैंने बताया था कि जैसे लोग कहते हैं क्या कि, अब जैसे एक सिंपल सी बात कहते हैं, कई लोग कहते हैं क्या, कह रहे हमने तो पूरी जिंदगी शराब नहीं पी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर भी हमें कैंसर हो गया, है ना। तो मैंने बताया कि डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस बहुत चीजों पे इफेक्ट करता है। हो सकता है कुछ म्यूटेटेड जीन्स हो, कुछ ऐसे हो जो आपको चीजों को अफेक्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल प्रोसेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, या कुछ हो जो आपकी उसको अफेक्ट कर, है ना। जो उनके डीएनए को अफेक्ट करते होंगे, या कुछ अफेक्ट करते होंगे। जस्ट कैंसर के मल्टी सिस्टम, मल्टी फैक्टोरियल होता है, सिर्फ फूड से या फिर उससे नहीं होता है ना। कि मतलब हो सकता है कि उनके कुछ म्यूटेटेड ऐसे जीन्स हो या कुछ हो, तो इसकी वजह से उन्हें कैंसर हो जाता है। मुझे ऐसा सच पता नहीं क्यों ऐसा। ओके दीदी, एक और क्वेश्चन। आपने बोला फूड बहुत ही तीव्रता से डीएनए चेंज करने में हेल्प करता है, जिससे स्पाइसी फूड खाने से स्टमक हमारा खराब हो जाता है, रियली ये चीज होता है। जैसे ही हम हाँ बॉयल्ड फूड या फिर कुछ अच्छा अपना रेगुलर डाइट कर लेते हैं, और अगेन वन डे मीन्स मेरा ये प्रैक्टिकल है, मैं रेगुलर ले रही हूँ, और एक दिन मैंने ऑफिस में लंच किया, जो मेरे कस्टमर ने लाया था स्पाइसी फूड, ओनियन गार्लिक सब था, मैंने खाया, और इमीडिएट मुझे इतना कस के गुस्सा आया, मैं पूरे ब्रांच में मतलब पूरा ब्रांच अगेंस्ट हो गया मेरे, जबकि मैं करेक्ट थी, फिर भी मैंने सॉरी बोला, मैटर सॉल्व हो गया। तो क्या इमीडिएट इफेक्ट इतना होता है, तो वहां वो कंडीशन काम नहीं करता क्या? अच्छा, आप ये कह रही थी कि आपने पूरे टाइम अच्छा फूड लिया, उस समय स्पाइसी लिया, इसलिए आपको नॉट गुस्सा आ नॉट गया। होल डे, नॉट होल डे, आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस 2 मंथ, बट वन डे मैंने लिया, तो मुझे इमीडिएट इफेक्ट हुआ, और मैं इतना अपसेट हुई, फिर मैं चेंज कर लिया अपने आप को। बट ये इतना इफेक्टिव कैसे है? अच्छा, ये तो नहीं देखिए, मेडिकल ही होगा। हाँ देखिए वही दीदी, जो मैं जो जीन्स की बात बता रही थी और वो सब बता रही थी, अ, जो मैंने स्पाइसी फूड और ये सब बताया ना, मैं देखिए जीन जीन को चेंज होने के लिए 2 महीने 3 महीने का समय बिल्कुल नहीं, जीन को चेंज करने के लिए सालों लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा हो, ये सब हो, इसको उसको चेंज करने के लिए 1 साल या 2 महीने से नहीं होता है। एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप बहुत सालों तक करके जीन, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इतने सेल्स हैं, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, मल्टी सेलुलर है, उसमें इतने सेल्स है, इतने टिश्यू है, उसकी इस उसकी सेल के एक न्यूक्लियस में 3 मिलियन बेस, 3 बिलियन, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हैं। ठीक है, और 3.2 बिलियन बेस पेयर्स में, उसमें एक एक जीन को हमें चेंज करना है। तो आपको लगता है कि वो 2 महीने की चीज से आपका वो चेंज हो सकता है? ओके, ठीक थैंक यू है, दीदी। तो ये चीज जो होती है, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, ये जो चीज होती है, मैं मेडिकल साइंस भी ये बात नहीं जानता है ना। ये जो चीज होती है, ये सिर्फ बाबूजी या फिर जिन्होंने कुछ कर रखा है, वो बताएंगे कैसे एक एक। जैसे मैं बताती हूँ, मैं बाबूजी से मिली थी एक बार, जब बैंगलोर आए थे, तो मैंने अपने कमर दर्द के बारे में ये सब बताया था, तो उस समय मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, तो बाबूजी बोलते थे कि नाड़ियों में कफ था, है ना। तो जो नाड़ियों में जो कफ होता है, उसको सही करने के लिए, तो
मेन चक्कर क्या है कि कई चीजें होती है कि उनके स्टैंडर्ड से हम नहीं जान पाएंगे जब तक हम उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे ना, नहीं समझ पाएंगे। तो जो वो बाबूजी ने एक एक सेल को, मैंने बताया ना, आप समझ रहे हैं 3 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं, कैसे कैसे किस चीज को इतना ज्यादा करना है। तो ये जो है जीन की प्रक्रिया को इसलिए बाबूजी बोलते हैं, देखिए दिखाने के लिए बोल देते हैं कि 10 वर्ष है ये, लेकिन इसलिए ताकि डिमोरलाइज ना हो। लेकिन इट टेक्स, बहुत समय लगेगा सब कुछ करने में, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं बता रही हूँ, मैं खुद बहुत परेशान थी, इस वजह से मैंने बहुत शुरू किया था अन्न में कुछ, पर किसी चीज को शुरू कर देना बहुत आसान होता है, एंड तक ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि हमने 2 महीने किया और फिर हमने स्पाइसी खाना किया, हमें नहीं मिला। जो आपने बाबूजी की वीडियोस में भी देखा हो कि अच्छा ये नहीं हो तो और खुश हो जाएंगे। तो ओके, थैंक यू ऐसे, दीदी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिजल्ट मिलेगा जरूर। और कोई कुछ? जी, इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है दीदी, मैं चैट का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन है। विपिन भैया क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में मांसपेशियां एवं त्वचा के सेल की लाइफ साइकिल पीरियड क्या है, कितने दिनों में रीजनरेट होते हैं? मांसपेशी और त्वचा के जो सेल होते हैं। अच्छा, स्किन के मतलब लाइफ साइकिल पूछ रहे, मैं समझी नहीं, मतलब जैसे इनके सेल का लाइफ साइकिल क्या है दीदी, जिन सेल से जो हमारी ये मांसपेशियां बनती हैं या जिनसे त्वचा बनती है, इन सेल का रिसाइकल पीरियड क्या होता है? मतलब रीजनरेट कब हो जाते हैं, कब ये डेड होते हैं और कब ये दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं भैया, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि इसी समय के बाद से। मैंने बताया ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिस समय जहां जरूरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैसे बताऊं, आप ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो क्या होगा कि आपके मसल्स को ज्यादा चाहिए होता है एनर्जी। आप देखते हो कि उस समय क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा मांसपेशियों में ज्यादा होगा। तो अगर बहुत दिनों तक आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियों के जो है इसके सेल्स ज्यादा बढ़ने लगेंगे। वहीं अगर आप जैसे जो सेलिब्रिटीज वगैरह करते हैं वो फेशियल योगा करते हैं, तो वो ऐसी चीजें लेते हैं, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं, ये सब करते हैं। वो क्या करता है कि अब कुछ चीजें एक समय तक तो ठीक है, वो एजिंग प्रोसेस को फेशियल योगा करते हैं, जो भी करते हैं वो, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो जब बुढ़ापा आने लगता है तो वो चीजें वो जो सेल्स का टर्नओवर होता है, जो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, तो ऐसे कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, वो अपने आप कुछ चीजें होती है, एजिंग होने लगती है ना। तो वो एजिंग की वजह से क्या होता है, उस समय हम बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, ये देते हैं, वो क्या करता है, हमारे सेल प्रोसेस को टर्न स्लो करने लगता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि स्किन हमारा कब वो होगा, या मांसपेशी, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट करता है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसमें दीदी जैसे एक सामान्य स्तर क्या होता है, मतलब बॉडी में कोई भी सेल को जैसे जर्मिनेट होता है और फिर उसके डेड होने का एक सामान्य पीरियड क्या होता है? जैसे हम ये मतलब कहते हैं भी कि 40 दिन में बॉडी के पूरे सेल बदल जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है, देखिए डेली आपके सेल बदलते हैं, मरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफाइड टाइम नहीं कि हाँ भाई 40 दिन में ऐसा, मुझे ऐसा नहीं पता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम में ही वो होता है। जी जी, क्योंकि अपन 40 दिन के अनुष्ठान से ये बात जोड़ के बोलते हैं कि 40 दिन अगर अनुष्ठान करेंगे तो हमारे बॉडी का पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, सारे जो है सेल बदल जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम्म, कुछ जोड़ा जाता है इस चीज से। ये तो पता, मेडिकल साइंस में मतलब मुझे नहीं पता इतना, बाकी किसी को पता। जी, इसमें एक और क्वेश्चन है दीदी, ये इन्होंने अमित वशिष्ठ जी ने पूछा है, मोबाइल रेडिएशन मुझे आर्मपिट एवं ग्रोइन रीजन लिम्फ नोड में हलचल एवं पॉइंट पेन होता है, इससे कैसे बचा जाए? मोबाइल छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इनको शायद रेडिएशन से कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, रेडिएशन से आम आर्मपिट एवं ग्रोइन कुछ करके बोला है, ग्रोइन नहीं रीजन। नहीं नहीं, रेडिएशन से कुछ रिलेटेड नहीं है ये कुछ और है, इससे कुछ और रिलेटेड है ना। लिम्फ इन नोड में हलचल। नहीं 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 नहीं, रेडिएशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है।
है ना। उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्या बात है क्या नहीं, वो बताएंगे जी 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 जी। तो कि इसमें कि रेडिएशन से इसका कोई रिलेटेड नहीं है कि यहाँ पे आर्मपिट और क्रोनिक वगैरह में कुछ। दीदी ये जो म्यूटेशन होता है जैसे अपन ये डीएनए मिथाइलेशन का जो बोला गया जी इसमें जी जो है जी। और हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये दो चीज हुई जिससे हमारा म्यूटेशन होता है। तो इसमें इसमें जो है ये इन्वायरमेंट से या फूड से मतलब कौन सा प्रोसेस होता है मतलब एनवायरमेंट चेंज से डीएनए मिथाइलेशन होता है या फिर ये हमारा जो है। दोनों चीज अफेक्ट करती है, दोनों चीज अफेक्ट करती हैं। लेकिन फूड क्या है, बहुत जल्दी अफेक्ट करता है ये प्रोसेस को। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है वो बहुत समय लेता है। तो इसीलिए मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। दो चीज जो होती हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है कि डीएनए प्रोसेस को मैंने बताया था ना कि दोनों चीज अफेक्ट करती हैं, पर क्या होता है फूड जो है बहुत कम समय में इस चीज को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अन्नमय कोश की साधना कम समय लेती है। लेकिन मैंने जब बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, बहुत समय लेता है ना। जी तो जो डीएनए को अफेक्ट करने की भी बहुत सारी डिग्रीज होती है, किस डिग्री में कौन सी चीज अफेक्ट करने वाला है डीएनए की प्रोसेस को, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर जो होते हैं अलग अलग ड्यूरेशन पे काम करते हैं, पर फूड एक ऐसी चीज है जो इमीडिएटली काम करती है। जी। तो इसमें दीदी एक क्वेश्चन मेरा और था कि डीएनए मिथाइलेशन जो होता है इसको हमेशा कैंसर से जोड़ के देखा जाता है कि किसी पॉजिटिव वे में भी जो ये होता है डीएनए मिथाइलेशन। पॉजिटिव वे मतलब जैसे? मतलब पॉजिटिव वे का मतलब है डीएनए मिथाइलेशन जो है एक जर्नल प्रोसेस है या फिर ये प्रोसेस डीएनए मिथाइलेशन हो तो कैंसर पैदा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये डीएनए मिथाइलेशन ये डिसाइड करता है कि कौन से जीन एक्सप्रेस होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। डीएनए में जहाँ जहाँ कहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है, कैसा मिथाइलेशन हो रहा है, कितना मिथाइलेशन हो रहा है, इससे डिसाइड होता है कि आपके क्या प्रोटीन्स बनेंगे। तो जी इससे क्या होता है कि ये कैंसर में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कौन से जीन एक्सप्रेस होने हैं, कौन से जीन सप्रेस होने हैं, ये मिथाइलेशन प्रोसेस ये डिसाइड करता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके लिए, कैंसर के लिए ही हो, है ना, दूसरी चीजों के लिए भी होता है। तो मेनली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम में हो रहा है तो फीमेल जो आपके कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये सब होते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कैंसर के लिए डीएनए में तक, ये एक प्रोसेस है। इससे आप बस कौन से जीन एक्सप्रेस होने हैं कौन से नहीं होने हैं वो प्रोसेस बस डिफाइन करता है। जी। इसमें एक चीज और थी जैसे आपने बताया कि आयोनाइजेशन जो है हमारे डीएनए को प्रभावित करता है, डीएनए नष्ट कर देता है। तो हाँ हाँ ऐसा हाँ। प्रोसेस नहीं है कि आयोनाइजेशन के थ्रू हम जो है डीएनए को, क्योंकि बदलता है बेसिकली डीएनए को, तो हम सकारात्मक प्रभाव डाल दें, क्योंकि हमारे इसमें जो गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि जो अपन ये यज्ञ से और मंत्र से जो रेडिएशंस पैदा करते हैं उससे हमारे सेल्स बदलने लगते हैं। तो क्या इस तरीके से मेडिकल साइंस में कोई टर्मिनोलॉजी है कि आयोनाइजेशन या रेडिएशन के थ्रू हम जो है इसको जीन्स को सुधार दें? एक बार फिर से बताइए भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि ये पता है कि आयोनाइजेशन और रेडिएशन डीएनए को डैमेज करेगा, है ना, ये बात तो पता है। हाँ, तो उसमें जैसे डैमेज वाली बात है तो डैमेज दो तरीके का हो सकता है कि उसमें खराब को डैमेज किया जाए या अच्छे को डैमेज किया जाए। तो खराब डैमेज होगा तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर हाँ अच्छा हाँ। डैमेज हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी के लिए खराब है। तो हम्म, आयोनाइजेशन मेडिकल टर्म्स में ये खराब डैमेज के लिए प्रयुक्त होता है या फिर अच्छे डैमेज के लिए प्रयुक्त होता है? मतलब अच्छी चीज को डैमेज करता है या खराब चीज को डैमेज करता है मेडिकल साइंस की टर्म हाँ जैसे देखिए देखिए जैसे कुछ आप जैसे बोल रहे हैं ना मेडिकल साइंस के टर्म में बताती हूँ। जैसे एमआरआई वगैरह होता है इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज होते हैं, या एक्सरे जो होता है इसमें होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये जो है ये जो रेडिएशंस होते हैं कुछ पेशेंट को, जैसे आप देखते होंगे जैसे कोई यंग पेशेंट आता है, छोटे बच्चे आते हैं, तो हम जल्दी उनका एक्सरे नहीं करवाते हैं, कुछ एमआरआई नहीं करवाते, इसलिए क्योंकि ये जो है क्योंकि क्या होता है कि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने बताया था, उस समय भी जो होता है ग्रोथ प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा था, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस समय उसको रेडिएशन से एक्सपोजर नहीं करवाया जाता है।
इसलिए नहीं करवाया जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत टेंडर एज में जो है उनको वो होने लगता है, जो टेंडर एज में जो उनके सेल्स का जो वो होता है, सेल्स को अफेक्ट करने लगता है। इसकी वजह से जो होता है कि जो उनका, मैंने बताया जैसे वही प्रोसेस जो होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके अफेक्ट करने लगता है। हाँ, एक चीज जो ये नेगेटिव वे में बता रही हूँ, आयोनाइजिंग रेडिएशन और ये सब होता है, लेकिन पॉजिटिव वे में आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते हैं, जैसे कुछ स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक अगर करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं, उनको आप पहले हम देते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स दे देते हैं, छोटे होते हैं तो हम ऐसे कुछ चीजें देते हैं जिससे वो ड्रग्स उसको, या पानी जो हम देते हैं नॉर्मल, कि जैसे किडनी स्टोन्स का एग्जांपल देते हैं, पानी बोले अगर छोटा है तो बोलते हैं पानी पियो ताकि वो धीरे धीरे, नहीं होगा तो कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि आपका स्टोन तो टूट जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज रहेगा आपकी बॉडी में, है ना। रेडिएशन हमेशा मतलब नुकसान ज्यादा करता है, फायदा कम करता है ओवरऑल। जी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है इससे कि जो मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसको जो है रेडिएशन के नेगेटिव वे में जो है इसका प्रभाव देखा जाता है, हाँ, नेगेटिव मतलब वे। डीएनए को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इससे हाँ, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि जो गुरुदेव ने कहा है कि जब अपन यज्ञ करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, तो इससे जो रेडिएशंस पैदा होती हैं ये जरूर हमारे कुसंस्कारों को नष्ट करती है। तो कुसंस्कारों को नष्ट करने का मतलब यही हो गया कि जो हमारे डीएनए में जो खराब चीजें थी, जो खराब चीजें पैदा कर रही थी, तो वो उससे नष्ट होता है। ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है गुरुदेव की बात से कि मतलब मंत्र थेरेपी से और यज्ञ यज्ञ के समक्ष यंत्र बोले जाते हैं तो हमारे कुसंस्कार उससे नष्ट हो जाते हैं। तो जरूर ये बिल्कुल वहीं से लिंक हो रही है। तो अध्यात्म में इसका जो है रेडिएशंस का हम लोग पॉजिटिव वे में फायदा उठा सकते हैं, यज्ञ की रेडिएशंस का। हाँ, ये है। जी जी जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मेरी बहुत सारी क्वेरीज हैं लेकिन वो कवर नहीं होंगी, तो हाँ मैं हाँ आपसे हाँ, बाद में पूछूंगा। तो बिल्कुल। इसके बाद में बाबूजी का से जो है बाबूजी का भी हमें जो अनुभव मिले, आशीर्वाद मिले। तो बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप आए। और जी, मैं बाबूजी को अनम्यूट करता हूँ। जी प्रणाम अमन जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को, श्वेता दी को भी प्रणाम। प्रणाम बाबू। जी, बीच बीच में डॉक्टर लोग क्लास लेते रहे तो सबको लाभ मिलता है। हम क्या बता दें अमन जी, क्या पूछना है? बाबूजी मुझे भी कुछ पूछना था दरअसल। हाँ, कहा जाए। अच्छा बाबूजी, जैसे जैसे आप देखते हो एकेडमिक्स वगैरह में क्या होता है, एक सिंपल सी बात देखिए, मतलब मैं अपनी एक पर्सनल बात कर रही हूँ। जैसे मैं देखती हूँ कि मतलब मेरे अंदर एज सच किसी से जलन नहीं है, कुछ नहीं है एज सच, लेकिन एक मोमेंट के लिए अगर हमसे कोई आगे जाता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं जलन होती है, मैं थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाती हूँ, है ना। ये एक मेरे मतलब मेरी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाती हूँ। तो क्या मतलब जैसे मैं दुखी होती हूँ तो नजर लगती है क्या बाबूजी सच में? मतलब जैसे मैंने चंदन भैया से भी पूछी थी ये बात, तो वो उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होता, पर जैसे हम मतलब एक जनरल टर्म में सुनते नजर लगना कहते हैं, तो नजर लगती है क्या? क्योंकि मैं पर्सनली जी, बताती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं खुद जल जाती हूँ। इसमें नजर लगती है लेकिन अपनी नजर अधिक लगती है। यानी किसी भी एक तरह के हैबिट को हम रिपीट एंड रिपीट कर देते हैं, किसी भी तरह के आदत को उसको बार बार रिपीट कर लें और रस लेकर थोड़ा रिपीट कर लेंगे तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, थोड़ा सा एक ऑर्बिट बना लेता है, एक आइडोस्फीयर बना लेता है अपने ढंग का जीने का, अपने ढंग का सोचने का। तो जितने आदमी हैं उतने आइडोस्फीयर, उतने ब्रह्मांड है। तो हम अपने किस आइडोस्फीयर में हम जी रहे हैं, किस तरह के मान्यताओं में अपने आप को बांध रखे हैं, तो इसके एंटी वाला यदि कोई मैग्नेट आता है, हर व्यक्ति एक चुंबक है, तो वो अपने पास आएगा तो या तो रिपेल करेगा या तो आकर्षण विकर्षण करेगा। तो वो हमारी आदत नहीं है, अपने आप को उतना 100 का ऑब्जर्वर नहीं बना पाया है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट आता है। तो यदि इसलिए कहा गया है कि अपने आप को सहजता में सलूबनेस आ जाता है, उदार दृष्टि से हम हर एक के प्रति सोचेंगे तो ये रिएक्शन कम हो जाएगा।
तो विज्ञानमय कोश में इसी उदारता को बढ़ाया जाता है, इस सामने वाले के भी माइंड को हम रिस्पेक्ट दें, उसके थॉट को भी रिस्पेक्ट दें, तो अपना बढ़ जाएगा इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी बढ़ जाता है विज्ञानमय कोश का। तो ये रह जाता है कि ये ठीक है कि हम कुछ आदमी अच्छाई से प्रेम करते हैं, तो अच्छाई से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के बुराइयों की सहने की ही क्षमता न हो जाए, एंग्री यंग बनकर अपने आप को ही माथा फोड़ डाले। तो यह ठीक है कि खींच जाते हैं बहुत आदमी, अच्छा 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 अनुशासन में रहने वाले एक ही घर में, तो जो अनडिसिप्लिन काम कहीं भी देखेंगे तो तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, ये हो जाएगी। या फिर जाकर के हम अपनी प्रगति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, दूसरों को प्रगति पर खुश नहीं होते हैं, तो वहाँ जिलसनेस एक साइड इफेक्ट आने लगता है। तो ये सब कॉन्शसनेस परतों के बारीकियां हैं। तो इसमें इसलिए कहा गया कि हम सहज जीवन सबसे लिए सरल होता है, तो ये आ जाएगा। और हंसमुख स्वभाव के रहेंगे, दूसरों की भी बड़ाइयां आदमी करने का आदत डाले, उनकी भी खूबियों का, अच्छाई बुराई सब में है, तो हम यदि उसके सिर्फ पॉजिटिव पक्षों को हम यदि लेते हैं और महत्व देते हैं, तो इसमें दोनों का लाभ मिल जाता है, उसके प्रति भी अपना एक सॉफ्ट एंगल बढ़ेगा और अपना भी तो अच्छों को कलेक्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो दूसरों की बड़ाई करने की आदत धीरे धीरे डाली जाए तो ये बहुत अच्छा है। तो बड़ाई सिर्फ किया जाए उसके पॉजिटिवनेस का, और हर व्यक्ति में रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं किसी एंगल में किसी ढंग से, तो वो थॉट मैनेजमेंट है और उसके चित्त वृत्तियां बना ली, इसके चलते होता है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी राकेश जी, आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट कर दिया, लेकिन आपके एंड से शोर बहुत आ रहा है। जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं राकेश जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, कुछ जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे समाधान दिया जाए। हाँ। ये हमारे धर्म संस्कृति में ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, बट ज्ञान भक्ति और वैराग्य है क्या, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, ज्ञान माया के अधीन हो सकती, मगर भक्ति जो है वो माया के अधीन नहीं होती। भक्ति का माया के ऊपर, माया का भक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा क्यों, जबकि ज्ञान के ऊपर पड़ जाता है। देखिए भक्ति में हम इसमें देखिए ये सारे अपना बंद कर लीजिए स्पीकर। हाँ, तो देखिए भक्ति जो शब्द होता है, तो इसमें आदमी ईश्वर प्रणधाना नहीं कहा है पतंजल ने, तो हम किसी और से जुड़े रहते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो उसकी शक्ति हमारी रक्षा का कवच बन जाता है। इसलिए वहां पर चूंकि वो प्रकृति से परे रहते हैं, प्रकृति में घुले हुए रहते भी प्रकृति से लिप्त नहीं होते हैं, तो उस समय हम अपने आप को उस लेयर से जोड़ लेंगे, तब उसके करंट शरीर में बहने लगता है, यानी उस समय माँ की गोद में बालक पड़ा रहता है। तो उस अवस्था को जो जितना समय तक बना लिया, जैसे प्रहलाद ने बना लिया था अपनी उस अवस्था को, मीरा ने बना लिया था, तो उस समय ईश्वरीय रक्षा कवच एक लेयर बना लेती है और वो उसका रक्षा करते रहती है। तो इस तरीके से है किसका कितना समर्पण है। जब ज्ञान में हम आते हैं, तर्क तथ्य बुद्धि लगाने लगते हैं, तो उतने समय के लिए वो लाइन कट ऑफ हो जाता है, फिर अपना रक्षा कवच केवल काम करेगा, अपनी सामर्थ्य वहां पर सिर्फ काम करेगी, और उसमें एक बोनस जुड़ जाता है, साथ में जुड़ गए रहते हैं ना पावर स्टेशन से। तो इसलिए हर काम के साथ कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम युद्ध भी करो लेकिन हमको स्मरण करते रहना, हमको कभी विस्मरण मत करना। तो वो एक रक्षा कवच हर जगह मदद करता है और आपको प्रेरणा देगा बुद्धि से, ऐसे झुक जाओ, वो कर ले ऐसा सोच, तो वही बात आती। तो जी थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर आज के क्लास से हम लोग जुड़े हुए प्रश्न करें तो ठीक है, उसको हम ले लेंगे, संडे वाले में ले लेंगे जो चेतनात्मक अधिक पक्ष है। तो आज से अन्नमय कोश से जुड़े हुए जो प्रश्न बन रहे हैं, तो आज का मुख्य था खास करके अन्नमय कोश की साधना से जीन्स परिवर्तन। अन्नमय कोश में देखिए कौन कौन सी ऐसी साधनाएं हैं जो डायरेक्ट जीन को इफेक्ट डाल सकती।
तो इसमें हम लोग ये देखें कि वैज्ञानिकों, जिसे कि एक और वैज्ञानिक का नाम हम अपने बता दें, इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे सिंथेटिक जीन का निर्माण करके, और उनके डीएनए में जो यूनिट्स डाले थे तो वो मात्र 199 यूनिट्स को किया था, जबकि हेलिकल्स होते हैं इसमें ये यूनिट्स होते हैं करीब करोड़ों, और उनको सिर्फ उतने बनाने में सिंथेटिक 9 वर्ष लग गए थे। तो उन्होंने कुछ न कुछ प्रैक्टिकल्स जरूर किया होगा। तो इस तरीके से पाया कि ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जीन को इफेक्ट्स डालने वाले, वो इतने जटिल हैं कि उस पर पूरी सीधी पकड़ विज्ञान की नहीं हो पा रही, और अध्यात्म की पकड़ है इसमें। कुछ गुरुदेव ने लिखा है कि इसलिए इसमें तपस्या वगैरह भी सब जुड़े हुए हैं। देखिएगा 9वें कोष में की सब, तो उन्होंने वैज्ञानिकों के एक अनुमान बताया कि किन किन चीजों से ये प्रभावित हो सकता है, और चूंकि उस पर अपना कमांड नहीं है इसलिए दिक्कत पड़ रही। जिस दिन विज्ञान का कमांड उन चीजों पर हो जाएगा उस दिन हर व्यक्ति उसका लाभ लेने लगेगा, क्योंकि यहाँ यज्ञ से भी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों अग्नि से ही प्रकट हो गए थे। तो अग्नि भी तो एक साइंस है, मैटर है, एनर्जी है सब। तो अभी अपनी यात्रा आगे है और लाभ मिलती जाएगी। तो इसमें जो तपस्या शब्द है, पाया गया कि वो इसमें हीट एनर्जी भी काम आता है, तो वो हमें एक मैग्नेटिज्म पैदा करता है। तपस्या से एक चुंबकत्व होता है और मैग्नेटोथेरेपी से उसमें असर पड़ता है। तो एक तो ये फैक्टर है तपस्या वाला। दूसरा, इसमें साधना में आप जप करते हैं 1 लाख 1.25 लाख अनुष्ठान, तो जप से क्या होता है कि हमारे ये ध्वनियां हैं वो सुपरसोनिक साउंड में जा सकती हैं। यदि 5 मिनट में एक माला गायत्री महामंत्र का कोई जप कर रहा हो तो वो उस समय शरीर के इथर पार्टिकल संयोग प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करने लगता है, और समझिए वो सीधे बन जाता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बदल जाता है, और सारे ये बहुत ही अधिक सुपरसोनिक साउंड में से बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, यदि हम आदमी आत्मा से यदि ये करता है, परावाणी जिसको बोला जाता है, ऋषि लोग आत्मा से साप दे लेते थे और वो 7 वरदान की स्थिति आती है। तो आत्मा से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं परावाणी कहा जाए, सुपर सोनिक होती हैं। तो पाया गया कि सुपरसोनिक साउंड से भी उसको प्रभाव डालता है। तो इसीलिए आशीर्वाद कोई दे देता था, ऋषि तुमको ऐसा पुत्र होगा, तुमको ऐसा होगा। अब देखिए किस घर में कैसे आ जाते थे। तो उस पर उन लोगों का कमांड था अध्यात्म विज्ञान में। एक तो सुपरसोनिक साउंड से उस पर असर करता है। दूसरा, जो रेडिएशन की बात कही गई है, तो उसमें किरणों को कन्वर्ज किया जाता है एक बिंदु पर। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस से सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके आग लगा लेता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि बहुत बड़े रेंज, सविता से मान ली मेडिटेशन किया है तो उसकी किरणों को कन्वर्ज करता है भीतर से। तो ये यहाँ पर रेडिएशन साइंस काम आता है, मेडिटेशन से काम आता है। विकिरण आती हैं वो सीधे जाकर के लाइट चेंज करता है भीतर में। तो ध्यान की प्रक्रिया सबसे अधिक काम आती है। देखते हैं भृंगी नामक कीटाणु अपना वंश वृद्धि करने का अलग तरीका अपनाता है, वो मेल सब होते हैं। तो अब उसको कोई फीमेल नहीं है तो कहाँ से करेगा पैदा? तो एक उपाय करता है, झिंगुर को पकड़ के ले आता है और एक म्यूजिकल साउंड देता है, सुपरसोनिक साउंड भी देता है, और इसमें थोड़ा सा उसके अनुसार लयबद्ध में आ जाता है। तो वो अपने आप को होश हवास खो देता है तन्मयता में, तो अपनी उसकी ढीली पड़ जाती है सारी अपनी वाली सत्ता। इसमें क्या अगर एक साथ में तन्मय हो जाता है, तो मेडिटेशन जो तन्मय होता है उसको देखते रहता है। ये तन्मयता धीरे धीरे झिंगुर को भृंगु कीटाणु बदल देती है। इसका मतलब है कि जब कीटाणु अपना डीएनए परमानेंट है, टेबल चेंज हो गया उसमें। देखिए इसका मतलब है कि कोई ना कोई साइंस जरूर है जो कि ध्यान की प्रक्रिया द्वारा गोरे माता पिता के पीढ़ियों में कभी कोई कला ही नहीं था, लेकिन एक गोरी महिला जो थी गर्भावस्था में अपने देखा गया कि जो बेडरूम था उसमें किसी हबशी जैसे, और फुटबॉल प्लेयर था लेकिन काला बहुत पसंद करते थे, तो उसे गर्भ से जो शिशु पैदा हुआ वो काले रंग का हो गया। बहुत ही तब जांच पाया गया कि इसमें अध्यात्म में जो कॉन्शियस लेयर है उसके भीतर वाली जो तरंगें निकलती हैं बहुत शक्तिशाली होती। तो कृष्ण गए थे अपने बीज को शुक्राणु को चेंज करने के लिए तपस्या करने, देखे 10-10 साल तप किया है, सबने तप किया। तो धीरे धीरे इसलिए कहा गया है, गुरु जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि
जो इस तरीके के इस अनुशासन व्यवस्था में चल रहे हों, गायत्री महामंदिर के अनुशासन में जो रह करके ये सब कर रहा हो, ये सब विधिवत इन 5 कोषों की साधनाओं करने का, तो उनके वो चाहे तो अपने घरों में महान आत्माओं का अवतरण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक मैग्नेटिज्म पैदा होगा कि ऐसी आत्माओं उसको घर में चेंज करे। कुछ अपना हो तो ले आएंगे। और डीएनए चेंज करने इसलिए दिक्कत पड़ता है कि साधारण खान पान से उसमें अनंत पीढ़ियों का उसके कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें, तो कितना का हम चेंज कर पाएंगे। कुछ को चेंज कर पाया तो इसमें इसलिए लंबे तप और लंबे जप की बात आती है सब करने में। तो अपने काम है कि लगे रहना, लेकिन जहां हम प्रवेश करते हैं हम लोग, आत्मिकी में एक वहां पर उसके असर आते गए रेडिएशंस का, तो सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज को म्यूटेशन कह देते हैं, और एक धीमी प्रक्रिया से भी चलती है, दोनों बात है। तो हम उसमें प्राणायाम हम लोग करते हैं, तो जय विद्युत है, तो प्राणायाम क्या करता है कि पिछले जो कैरेक्टर्स थे उसमें आकर उसको परिशोधन करता है। उसको क्या करता है कि परिशोधन करके उसके कचरों को बाहर निकालते रहता है और सफाई कर दे। जब सफाई कर दिया तो मनोमय कोष के देखिए ध्यान प्रणाली सब उसमें जुड़ गया है, और विज्ञानमय कोष के सुपरसोनिक सब आत्मिक परावाणियां भी सब जुड़ती जा रही। तो ये बहुत ही चमत्कारी चीज है और एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, तो यह बात बनती है जी। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइम हो गया संधि का। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। बाबूजी को धन्यवाद और श्वेता दीदी को धन्यवाद। श्वेता दीदी बेंगलोर से हैं और मेडिकल साइंस में जो है और डॉक्टर हैं अभी, और बहुत अच्छी स्कॉलर रही हैं, टॉपर स्कॉलर रही हैं अपने जीवन में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी लिमिटेशन रहते हुए भी क्लास ली और बहुत सारा हम लोगों को सीखने को मिला आपसे। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद।